हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो आज के लेक्चर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एयरक्राफ्ट है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में मूव कर रहा है, तो मूवमेंट के दौरान जो है उसको पाथवे में जो भी आपके नेविगेशनल एड्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हुए जो एक एयरक्राफ्ट है अपने करेक्ट पाथ को फॉलो करता है और दूसरे एयरपोर्ट के पास पहुंचता है। लेकिन दूसरे एयरपोर्ट के पास पहुंचने के बाद उसको लैंडिंग करनी है, तो लैंडिंग करने के लिए कौन कौन से एड्स का रिक्वायरमेंट है, उन सारे एड्स के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जिस एड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके एयरपोर्ट सर्विस डिटेक्शन इक्विपमेंट, एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार, अप्रोच लाइट, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, प्रिसीजन अप्रोच। फर्स्ट है एयरपोर्ट सर्विस डिटेक्शन इक्विपमेंट। तो जो आपके एयरपोर्ट में एक तरह से ये रडार का ही काम करता है कि ये ASDE एयरपोर्ट सर्विस डिटेंशन इक्विपमेंट, इसका पर्पस होता है कि जब एयरक्राफ्ट जो है वो आपका एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है तो आपके किस लोकेशन पे वो अभी लोकेटेड है। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि एयरपोर्ट में अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो आपको कंट्रोल टावर से भी आपका जो रनवे पे टैक्सी पे क्या क्या मूवमेंट हो रहा है एयरक्राफ्ट का वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता है। तो उसकी जो विजिबिलिटी को चेक करना, विजिबिलिटी और उसके इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोग जो है एयरपोर्ट सर्विस डिटेंशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके एक डिस्प्ले से जुड़ा हुआ होता है और डिस्प्ले से ये पूरी तरह से शो करता है कि आपका जो एयरपोर्ट का जो डायग्राम है उसमें आपके आपके रनवे किधर है, टैक्सी कौन कौन सा है और टैक्सी पर आपका जो है एयरपोर्ट किस किस लोकेशन पे सिचुएटेड है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमको एयरपोर्ट सर्विस डिटेंशन इक्विपमेंट से पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार। तो ये जब एक एयरक्राफ्ट आपके एयरपोर्ट में इंटर करने वाला होता है तो उसके इंटर करने से पहले जो है एयरक्राफ्ट की जो लोकेशन है वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट सर्विलेंस रडार का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कि ये रडार है वो 360 डिग्री पर रोटेट करता रहता है, जो कि 50 to 100 किलोमीटर के रेंज में जो भी आपका एयरक्राफ्ट वहाँ पे एंटर कर रहा है उसको एज ए ब्लिप या फिर ल्यूमिनस इमेज के रूप में स्क्रीन पे शो करता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो आपका इंटर कब कर रहा है और किस लोकेशन पे है। तो एक्चुअली इससे हम लोग को एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड पता नहीं चलती है, मतलब किस हाइट पे वो पता नहीं चलती है, लेकिन आपका लोकेशन पता चल जाएगा कि अब वो किस लोकेशन पे है, कितने डिस्टेंस पर है। तो इससे जानकारी मिलने के बाद आप कंफर्म हो सकते हैं उससे, वो पायलट से बात करके कि आप कौन सा आपका एयरक्राफ्ट है, कौन सा एयरलाइन से आ रही है, कहाँ से आ रही है, आपको कहाँ पे आपको एंट्री देना है या नहीं देना है, परमिशन देनी है कि नहीं देनी है। नेक्स्ट होती है अप्रोच लाइट। तो अप्रोच लाइट है जो एक फर्स्ट विजुअल कंडीशन है जो कि मतलब कि रनवे के थ्रेशोल्ड पे, रनवे के एंड पे वो प्रोवाइड की जाती है, जिसका इस्तेमाल पायलट करते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस से वहाँ पे एयरवे से लैंड पे वो लैंडिंग कर सके। ठीक है, तो एक तरह से ये कॉन्फिडेंस देता है पायलट को कि आप पहुँच चुके हैं थ्रेशोल्ड पे और वहाँ से आप नीचे आप लैंडिंग कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट लाइटिंग, अप्रोच लाइटिंग के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है जो कि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अब ये वैसे एयरपोर्ट जहाँ पे ILS सिस्टम अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड लैंडिंग सिस्टम। मतलब कि जो पायलट है वो बिना पूरी तरह से देखे रनवे को, वो जो एयरक्राफ्ट है उसको सही पाथवे पे मूवमेंट करवा सकता है और प्रॉपर लैंडिंग करवा सकता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पुअर वेदर कंडीशन में, जहाँ पे फॉग हो तो उस सिचुएशन में तो ILS जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे नाइट में या फिर फॉग सिचुएशन में हम लोग लैंडिंग करते हैं। अगर वहाँ पर अवेलेबल ना हो तो जनरली दूसरे एयरपोर्ट पर ये डाइवर्ट कर दिया था फ्लाइट को। तो ILS सिस्टम जो है उसमें मेनली जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जो भी एड्स होते हैं, जिसके थ्रू जो एयरक्राफ्ट है वो प्रॉपर स्लोप में, प्रॉपर अलाइनमेंट में जो लैंडिंग करते हैं, वो है आपके ग्लाइड स्लोप एंटीना एंड लोकलाइजर एंटीना। तो ग्लाइड स्लोप एंटीना वो है कि ये एक तरह से रेडियो बीम सिग्नल प्रोवाइड करता है वर्टिकल प्लेन में, जो कि हॉरिजॉन्टल ऐसे 2 to 3 डिग्री एंगल बनाता है और जिसकी वजह से
एक आइडियल स्लोप, एक जेंटल स्लोप मिलता है एक एयरक्राफ्ट को, जिसके थ्रू वो अप्रोच करता है रनवे की तरफ और वो वहाँ पे लैंडिंग करता है। तो इसके लिए जो एंटीना प्रोवाइड किया जाता है वो रनवे के डाउन में प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि रनवे से थ्रेशोल्ड के अंदर की तरफ। मैं उसका फिगर दिखाऊंगा उसके बाद। और जो उसका जो सेंटर लाइन होता है रनवे का सेंटर लाइन, उससे वो 120 और 195 मीटर डिस्टेंस पर होता है। और इसको कोशिश किया जाता है कि जो स्लोप है वो जहाँ पे टचडाउन कर रहा है वो टचडाउन आपका थ्रेशोल्ड से 15 मीटर के बाद ही हो, ताकि कुछ सेफ्टी बना रख सके। नेक्स्ट है लोकलाइजर एंटीना है। लोकलाइजर एंटीना भी एक रेडियो सिग्नल प्रोवाइड करता है वर्टिकल प्लेन में, ताकि जो है पायलट है वो आपका एयरक्राफ्ट का अलाइनमेंट सही कर सके, मतलब कि वो प्रॉपर रनवे के सेंटर लाइन के अलॉन्ग ही वो मूवमेंट कर सके और यहाँ पे लैंडिंग कर सके। तो ये जो लोकलाइजर एंटीना है वो रनवे के फार एंड में, मतलब दूसरे एंड के 300 मीटर के बाद में प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो बिल्डिंग होता है वो भी 90 मीटर के बाद ही प्रोवाइड किया था, ताकि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के यहाँ पे जहाँ पे होल्डिंग किया गया था एयरक्राफ्ट को, वहाँ से लैंडिंग करने के लिए जा रहा है। तो वहाँ से जो ये रनवे का यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो रनवे के एंड से 120 मीटर, मतलब 225 मीटर 375 मीटर अंदर की तरफ रनवे के सेंटर लाइन से 120 टू 190 फीट के डिस्टेंस पर स्लाइड स्लोप एंटीना होता है। जबकि लोकलाइजर एंटीना आपके रनवे के एंड के 300 मीटर के बाद प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे इस लोकेशन पे, ताकि जो है एयरक्राफ्ट का जो स्लोप है और अलाइनमेंट है वो सही किया जा सके। उसके अलावा कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो सही पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए 2 मार्कर प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं आउटर मार्कर या मिडिल मार्कर। मिडिल मार्कर आपके रनवे के एंड के 1 किलोमीटर के बाद पहले प्रोवाइड किया जाता है, और जो आउटर मार्कर है वो 7 किलोमीटर पहले प्रोवाइड किया जाता है ILS सिस्टम में। तो ये मार्कर क्या है, तो मार्कर तो पहले हमने जो डिस्कस किया था मार्कर बेकॉन, उसी तरह यहाँ पे ये मार्कर होते हैं जिसके थ्रू जो एयरक्राफ्ट जैसे वहाँ पास करते हैं तो वो समझ जाता है पायलट कि वहाँ पे हम लोग अपने आउटर मार्कर को यहाँ पास कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप आउटर मार्कर को पास करते हैं तो आपकी कॉकपिट पर पर्पल लाइट अपने आप ग्लो करने लगता है, और मिडिल मार्कर को पास करते हैं तो आप एम्बर लाइट यहाँ पे ग्लो करने लगता है। तो जिससे है कि एक तरह से सिग्नल मिल जाता है पायलट को कि आपने किस किस लोकेशन से आप मूवमेंट कर चुके हैं। उसके बाद जो है आपको हाई पिच टोन सुनाई देती है अगर आप सही प्रॉपर स्लोप में हैं और प्रॉपर आप अलाइनमेंट में हैं तो, ठीक है। और उसके बाद जो है पायलट है वो प्रॉपरली आपका सही स्लोप में सही लाइन में वो पहुंचता है और नीचे धीरे धीरे वो और सारे एड्स के थ्रू वो लैंडिंग कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लिया कि ILS सिस्टम में कुछ लिमिटेशन, कुछ आपका डिसएडवांटेज है, क्योंकि होता ये है कि अगर आप अचानक से स्लोप चेंज करेंगे तो स्लोप चेंज करने की वजह से जो है कि रेडियो बीम में के सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। उसके अलावा जो अगर आसपास कोई भी व्हीकलर या फिर ट्रैफिक है आपके मतलब एंटीना के आसपास, लोकलाइजर एंटीना या फिर गाइड स्लोप एंटीना के आसपास, तो उसकी वजह से भी कुछ फ्लक्चुएशन क्रिएट होते हैं और इस वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जो ILS के सिग्नल्स हैं, जो आसपास जो बिल्डिंग्स है उसका भी इफ़ेक्ट आता है आपके ये सिग्नल्स पर। उसके अलावा जो ILS सिस्टम है उसमें एक फिक्स एंगल दिया जाता है, उसी एंगल से आप इंटर कर सकते हैं। अब आप किसी एंगल पर वेरी नहीं कर सकते, आपको फिक्स एंगल से ही इंटर करना पड़ेगा, एक फिक्स पाथ ही होता है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो नीचे लैंड कर रहा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है नीचे के रीजन में। तो इससे बचने के लिए एक नया लैंडिंग सिस्टम आया है जो बोलते हैं माइक्रोवेव सिस्टम, जो कि एक मॉडर्न माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा आपको बहुत थोड़ा एडवांस्ड है आपके ILS सिस्टम से। तो इसमें जो है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से आप 20 टू 30 डिग्री 60 डिग्री पर आप वो रनवे में इंटर कर सकते हैं, मतलब कि ये आपके डिजायर्ड पाथ से आप इंटर कर सकते हैं इसमें। इसमें जो है आप जो भी अगर कम स्लोप से इंटर नहीं कर रहे होंगे तो आप बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट होने से, ग्राउंड में नॉइज़ क्रिएट होने से बच सकते हैं। ये आपका जो ससेप्टेबल होता है इंटरफेरेंस से, किसी का इंटरफेरेंस आसपास जो ग्राउंड में है तो उससे कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता है। आपके एक से ज़्यादा ग्लाइड स्लोप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जो है कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है आपको कि आपका एयरक्राफ्ट किस एल्टीट्यूड पे है, किस स्लोप से इंटर कर रहा है। तो इसके लिए आपको किसी तरह का मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किस लोकेशन में पहुंच चुके हैं।
आपको किस पॉइंट को आप पास कर चुके हैं उसके लिए मार्कर की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चलता रहता है कि आप कितने डिस्टेंस पर पहुंच रहे हैं। तो इसकी वजह से जो पायलट है वो एक अपने मन से अपनी मर्ज़ी से एक डिजायर्ड स्लोप चूज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल करते हुए ये माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे लैंडिंग कर सकता है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं इस ILS सिस्टम के रेस्पेक्ट में। अब बात कर लेते हैं प्रिसीजन अप्रोच रडार के बारे में। तो प्रिसीजन अप्रोच रडार है, ये भी ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच है जो कि मिलिट्री के द्वारा डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो ये भी एक ILS सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें होता ये है कि दो तरह के इसमें रडार लगे होते हैं, जो कि एक आपको एयरक्राफ्ट के पायलट को ग्राउंड के एक्चुअल सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है कि आप किस लोकेशंस पे हैं एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में, मतलब आपका एलिवेशन क्या है और आप प्लान के रिस्पेक्ट में आप किस लोकेशंस पे हैं। तो ये जो है इसके लिए सारे जो कंट्रोलर है वो वॉइस कम्युनिकेशन के से वो जुड़े रहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं पायलट को। तो इसकी आपको मिलिट्री मॉडल इस्तेमाल किया जाता है और एडवांटेजेस होता है, लेकिन कमर्शियल जो पायलट्स होते हैं इसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये मतलब कि किस तरह का अदर इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है और ये पूरा डिपेंडेंट करता है कंट्रोलर पर। एक्चुअली कंट्रोल पर का डिपेंडेंस इसलिए होता है क्योंकि जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उसके लिए जो लैंडिंग करने के लिए बहुत कम स्पेस होता है, तो उसके लिए प्रॉपर ये जो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है। तो ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैंडिंग करवाने के लिए वो मैक्सिमम आपको होता है कंट्रोलर पर ही होता है। तो उसका जो क्या इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए प्रिसीजन अप्रोच रडार का इस्तेमाल किया जाता है कि आपका एयरक्राफ्ट किस लोकेशन पे है। ठीक है, तो ये मेनली मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोल एड्स में ऑटोमेशन की, तो टाइम टू टाइम जो है एयर ट्रैफिक जो है का जो एयर ट्रांसपोर्ट का डिमांड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और ताकि हम लोग बहुत सारे एयरक्राफ्ट को एक बार में हैंडल कर सकें। तो उसके लिए अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो पुराना जो सिस्टम था किसी पूरे सिग्नल्स के थ्रू मतलब हम लोग जो कम्युनिकेशन करते थे, तो उसको अब थोड़ा सा उसमें ऑटोमेशन किया जा सकता है और सारे जो भी आपके प्रोसीजर हैं उसमें बहुत सारे डिसीजंस हैं वो कंप्यूटर बेस्ड किए जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारा जो वर्क है ऑपरेटर्स का, जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स का, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हायर अमाउंट में ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। तो अब देखा जाए कि अगर ऑटोमेशन लाया जाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो इसकी वजह से हम लोग हायर डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम लोग जो भी आपके पास एयर स्पेस है उसको जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। उसकी वजह से ऑपरेशन सिस्टम में है जो स्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन हो सकता है, क्योंकि जो टाइम वेट करने में लगता था एयरक्राफ्ट को उस टाइम में आप उसको डिफरेंट ऑपरेशंस करवा सकते हैं। उसके साथ साथ जो है कि मिड एयर और सरफेस में एयर ट्रैफिक जो है कोलिजन को हम लोग रोक सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल फोर्स जो रिक्वायरमेंट था, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, उसको कम कर सकते हैं। और ओवरऑल जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं इस तरह के ऑटोमेशन लाने की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सब चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी एक ये बहुत हाई रिस्की जॉब है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा आपका इकोनॉमिकल के साथ साथ ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। इसलिए इसमें जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो किया जा रहा है, ताकि सब तरह की सेफ्टी और कन्वीनियंस को लेके चला जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल को GPS बेस्ड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कैसा होगा। तो GPS सिस्टम के बारे में आपको पता है, ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें है कि जिस भी आपके व्हीकल पर या फिर लोकेशन पे आपका अगर ये सिस्टम लगा हुआ रहता है, तो आप जो सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन होते हैं, सैटेलाइट्स के पूरे जो नेटवर्क होते हैं, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपके लोकेशन क्या है। तो अगर एयरक्राफ्ट में इस तरह के सिस्टम लगा दिए जाते हैं तो वो एयरक्राफ्ट अपना लोकेशन अपने आप आइडेंटिफाई कर सकता है।
और इस तरह के आइडेंटिफाई होने की वजह से आप इजीली आप एयर ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं। तो एयर जीपीएस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट फील्ड में। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि उसके बेस पर ही अब जो नेक्स्ट जनरेशन एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो नेक्स्ट जनरेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होता ये है कि उसमें एक ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ADS-B। तो इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो मेन बैकबोन है आपका GPS डाटा ही होता है। इसमें होता ये है कि जो भी आपके जो एयरक्राफ्ट्स हैं जिसके पास इस तरह की फैसिलिटी है, वो डायरेक्टली आपके जो एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर जो होते हैं ARTCC या फिर आपके FSS फ्लाइट सर्विस सेंटर्स स्टेशन, उनके से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता रहता है आपका एयरक्राफ्ट। मतलब होता ये है कि ADS-B जो है ये ब्रॉडकास्टिंग है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो रियल टाइम में किस लोकेशन पे है। मतलब जो एयरक्राफ्ट है उसके जो एल्टीट्यूड क्या है, वो कितनी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, उसका क्या कौन सा एयरक्राफ्ट है और कितने कब वहाँ पर वो टर्न कर रहा है। तो सारा इन्फॉर्मेशन एक सिग्नल के थ्रू ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है ARTCC को, जो वहाँ के सेंटर होते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन वो मिलता है आपके उसके मतलब एयरो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को। और ये सारा जो सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन आपको GPS बेस्ड सिग्नल के थ्रू मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ADS-B बोलते हैं, जिसकी रेंज लगभग 322 किलोमीटर होता है। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो नन ADS-B इक्विप्ड एयरक्राफ्ट है जिसके पास इस तरह की मतलब सिस्टम नहीं है, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि ये एयरक्राफ्ट आपके इसी लोकेशन पे फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रैफिक का इन्फॉर्मेशन है उसको भेजा जाता है ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन सर्विस ब्रॉडकास्ट के थ्रू। और उसके अलावा जो है ग्राउंड का क्या कंडीशन है, वेदर कंडीशन क्या है, वो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजा जाता है एयरक्राफ्ट को, ताकि जो भी टेम्पररी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस है, जो टेम्पररी फ्लाइट रूल्स है, उसको पायलट फॉलो कर सके। ठीक है। तो इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा है रियल टाइम, वो सारे जो पैसेंजर जो पायलट्स हैं उनको कॉकपिट में तुरंत मिलता रहता है टाइम टू टाइम। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिस्प्ले पर होती रहती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इफ़िशियंटली हम लोग हायर नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं और उसको ट्रैफिक को इजीली आप मतलब ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो इससे हम लोग की एयर ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है बहुत हाई लेवल तक। तो एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको भी धीरे धीरे एडवांस किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे एयर ट्रैवल डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करते हैं उसको लेकर। ठीक है। ओके, थैंक